रुक करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली के बाद अब प्रदेश लेवल की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक आयोजित की जाएगी। सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम बड़े नेता इस दौरान शामिल होने वाले हैं। वहीं जिलाध्यक्षों के साथ बामसेफ पदाधिकारी भी बुलाए गए हैं। वहीं पूर्व एमपी, पूर्व एमएलसी भी आज की बैठक में शामिल होंगे। संगठन विस्तार, बूथ गठन, सेक्टर गठन पर चर्चा होगी। वहीं मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार की समीक्षा कर रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार की समीक्षा कर रही हैं। संगठन विस्तार को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज देखी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, सभी पार्टियां अपनी अपनी बैठक करती हुई नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही हैं। अब इसी बीच मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार की समीक्षा करते हुए नजर आ रही हैं। संगठन विस्तार, बूथ गठन और सेक्टर गठन पर आज चर्चा होगी। पूर्व एमपी, पूर्व एमएलसी भी आज की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। जिलाध्यक्षों के साथ बामसेफ पदाधिकारी भी बुलाए गए। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक आयोजित की जानी है। दिल्ली के बाद अब प्रदेश लेवल की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। खबर लखनऊ से, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां देखी जा रही हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का जन चेतना अभियान हो, चाहे समाजवादी पार्टी की बीते दिनों हुई बैठक हो, वहीं दिल्ली के बाद अब प्रदेश लेवल की तैयारियों में बसपा भी जुट गई है। बसपा भी अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए आज बैठक करने वाली है। इस दौरान दिल्ली के बाद अब प्रदेश लेवल की तैयारियों की समीक्षा मायावती द्वारा की जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक आयोजित की जानी है। सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। वहीं जिलाध्यक्षों के साथ बामसेफ पदाधिकारी भी बुलाए गए हैं। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने, आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बैठक बुलाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बैठक बुलाई है। दिल्ली के बाद अब प्रदेश लेवल की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की जानी है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। वहीं जिलाध्यक्षों के साथ बामसेफ पदाधिकारी भी बुलाए गए हैं। वहीं पूर्व एमपी, पूर्व एमएलसी भी आज की बैठक में हिस्सा लेंगे। संगठन विस्तार, बूथ गठन और सेक्टर गठन पर आज चर्चा होनी है। वहीं मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार की समीक्षा करती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली के बाद अब प्रदेश लेवल की तैयारी की समीक्षा करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती द्वारा बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां साफ देखी जा सकती हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और अब चाहे बसपा हो, सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। वहीं 2024 के लक्ष्य को लेकर मायावती आज बैठक लेने वाली है। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देर से ही सही यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी की भी यहां पर नींद खुल गई है। अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है। क्या कुछ इस बैठक की अहम बातें रहने वाली हैं? किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी? बिल्कुल अमन, देखिए लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बीएसपी जो कहीं ना कहीं इस मामले में सक्रिय नजर नहीं आ रही थी, उसने भी अब अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। और ये साफ इस बात का इशारा है कि चुनाव नज़दीक है और कहीं ना कहीं पार्टियां जानती हैं कि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है। और इसीलिए अगर आप देखें तो अब बसपा भी लगातार जो है वो बैठकें कर रही है। इससे पहले भी बीएसपी की तरफ से कई बैठकें जो है वो की जा चुकी हैं। आज की ये बैठक जो है वो काफ़ी कई मायनों में अहम है, चूंकि आज की इस बैठक के बाद इस बात की भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी संगठन के अंदर भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसको भी कहीं ना कहीं समीक्षा और उसकी रिपोर्ट को भी आज मायावती जो है इस बैठक के अंदर देखेंगी, उसका आकलन करेंगी और आगे कैसे बेहतर किया जाए उसको लेकर रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी। और आज की इस बैठक के अंदर
मंडल जितने भी उनके मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सबको बुलाया गया है। इसके अलावा बीएसपी के जो अन्य बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा है, एमएलए उमाशंकर सिंह है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और उसके अंदर पार्टी के संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, किस तरीके से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए, तो उसकी मंडलवार तरीके से समीक्षा अब मायावती कर रही हैं। और उसी को लेकर आज की ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। दिल्ली से वापस आने के बाद अब मायावती यूपी के अंदर कैसे पार्टी मजबूत होगी। और चूंकि पिछले कई चुनाव अगर आप अमन देखें तो ग्राफ जो था वो बीएसपी का गिरता रहा है। 2007 में जिस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी प्रदेश के अंदर, और उसके बाद 2012 के बाद से अचानक से अगर आप देखें तो उसका ग्राफ लगातार गिरता रहा, चाहे वो 14 के लोकसभा इलेक्शन हो, 19 के इलेक्शन हो, या फिर विधानसभा चुनावों की बात करें, 2017 का विधानसभा रहा, 2022 का विधानसभा चुनाव रहा, 2012 का विधानसभा का चुनाव रहा, उन सब में लगातार ग्राफ गिरा है। तो कहीं ना कहीं मायावती का प्रयास है कि उस हार की वजह और गिरते हुए ग्राफ की वजह को ढूंढा जाए कि आखिर क्यों पार्टी जो है वो जनता के बीच में उस विश्वास को कायम नहीं रख पा रही है या उस विश्वास को नहीं अर्जित कर पा रही है। तो उसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। साफ तौर पर एक लक्ष्य है कि आने वाले कुछ महीनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं। और अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो दखल जो है वो दिल्ली में होगा। और इसीलिए सभी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वो मजबूत हो और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस उनको जो है वो करते हुए नजर आए। और इसीलिए अब बैठकें जो है वो देखने को मिल रही है। बीएसपी जो कह सकते हैं इतनी सक्रिय नजर नहीं आती है, उसमें भी अब बैठकें जो है वो शुरू हो गई हैं। मायावती हर मंडलवार अपनी पार्टी की जो है वो समीक्षा कर रही है कि वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से आगे की क्या कुछ रणनीति पार्टी की रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्या समीकरण होंगे पार्टी के हर एक सीटवार, क्या उसको अभी रुझान देखने को मिल रहे हैं, और कौन से वो ऐसे चेहरे हैं जिन पर कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो दांव खेल सकती है, और उसको लेकर क्या प्रभाव जो है वो अन्य सीटों के समीकरणों पर पड़ेगा। इन सभी चीजों को लेकर जो है वो समीक्षा करती हुई आज मायावती जो है वो नजर आने वाली हैं। बैठक जो है वो बीएसपी मुख्यालय पर चल रही है। सभी जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, वो सब पहुंच चुके हैं और मायावती भी इस बैठक में जो है शामिल होने के लिए पहुंची हुई है। और उसमें इन सभी चीजों को लेकर जो है वो समीक्षा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, और लक्ष्य एक है कि 24 में आने वाले चुनाव में पार्टी के परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। जी प्रियम, बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बसपा द्वारा अहम बैठक की जा रही है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर सामने है। 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र का वितरण आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर भर्ती किए जाएंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर भर्ती किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज लोक भवन में सुबह 11 बजे करीब ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 233 आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आएंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर भर्ती किए जाएंगे। 233 आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर भर्ती किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं। लोक भवन में ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर भर्ती किए जाने 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ प्रियम पाठक बने हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 233 आरक्षियों को आज जो नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने, नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं, समझाइए। अमन, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और उसी के चलते लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से विभागों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वो अपने विभागों में खाली पड़े हुए रिक्त पदों की जल्द से जल्द विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें और उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर जो है वो युवाओं को मिल सके। देखिए, यूपी के अंदर रोजगार जो है वो हमेशा से ही एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है और कहीं ना कहीं युवाओं को इसके लिए जो है पलायन करना पड़ता है, अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, और वो मुद्दे को कहीं ना कहीं प्रमुखता के साथ 2017 में बीजेपी ने उठाया था और 2022 में भी उठाया था।
और उसी को कहीं ना कहीं कह सकते हैं योगी सरकार ने बेहतर करके दिखाया है। पिछले 6 सालों में 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो उपलब्ध करा चुकी है और वो लगातार सीएम योगी का मिशन रोजगार जो है वो अभी भी जारी है। और उसी के चलते आज 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र जो है वो वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खेल कोटे से जो है खिलाड़ी कोटे से ये सभी जो आरक्षी हैं उनकी भर्ती की गई है और इसके जरिए कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर यह मकसद है कि खेलों को भी प्रदेश सरकार कैसे बढ़ावा दे रही है, कि खेलों की भी क्या अहमियत है और किस तरीके से वो हमारा विकास करते हैं, खेल और कितने अहम है और उसको लेकर किस तरीके से अगर जो खिलाड़ी हैं वो खेल खेलते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका प्रदेश सरकार भी सम्मान करती है और उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के मौके देगी। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए खेल को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसी के चलते आज ये 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किए जाएंगे। लोक भवन के अंदर ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां पर पहुंचकर वो आज इन चयनित 233 जो आरक्षी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ में इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और इसके अलावा आला अधिकारी जो शासन के हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ देर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा जहां पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए देते हुए नजर आएंगे। वहीं प्रियम, जिस हिसाब से ये रोजगार दिए जा रहे हैं, अभी आपको बता दें 233 जो आरक्षियों को नियुक्ति पत्र आज सौंपे जाने, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो युवा वोट बैंक है उसे साधने में जुट गई है? क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव करीब है और भारतीय जनता पार्टी तमाम कूटनीति में इस वक्त जुट गई है। अमन, देखिए, रोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। 2017 में भी जब बीजेपी की सरकार पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी तो रोजगार एक उसमें बड़ा मुद्दा था और उसको लेकर पार्टी की तरफ से कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। उसके बाद जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली तो उनकी प्राथमिकता में था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर जो है वो सर्जित किए जाएं और उसका कहीं ना कहीं फायदा उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिले। 5 साल के पहले कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने 5 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करी और वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक इतिहास रहा है। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो लगातार उनका ये मिशन रोजगार जो है वो जारी है। अभी भी उनकी तरफ से विभागों को निर्देश है कि जिन भी विभागों में कोई भी पद खाली पड़े हैं तो उन पदों पर जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए और जो युवा है, जो एलिजिबल लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किए जाए। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं आज भी ये 233 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है और इसके जरिए एक मैसेज देने का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर सरकार ने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, उनको पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध है और लगातार इसको लेकर वो काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कितने बजे से ये कार्यक्रम होना है जब नियुक्ति पत्र इन आरक्षियों को सौंप दिए जाएंगे? देखिए, कार्यक्रम का जो समय है वो महज कुछ मिनटों में कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचेंगे उसके बाद में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और उसके तुरंत बाद जो है खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में जो है अपने हाथ से भी कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। इकोनॉमी बन जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं।
हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। रुक करते अगली बड़ी खबर का। भारत आज इतिहास रचने वाला है। भारत के लिए गौरवान्वित पल होने वाला है। आज भारत इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर आज लैंडिंग होनी है। वहीं अगर समय की बात करें तो आज शाम 6:04 पर चंद्रयान की लैंडिंग होनी है। वहीं चंद्रयान 3 ने डीबूस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 को लेकर वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत की है। चंद्रयान 3 से सिर्फ देश की ही नहीं अपितु विदेश की भी यहां पर पूरे तरीके से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चंद्रयान 3 की ओर देश विदेश अपनी टकटकी लगाए हुए देख रहा है। वहीं पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंद्रयान 3 ने डीबूस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। शाम 6:04 पर चंद्रयान की लैंडिंग होनी है। चंद्रयान को लेकर फिलहाल दुआओं का दौर जारी है। जगह जगह पूजा पाठ किए जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए अमेरिका में भी पूजा अर्चना की गई। पहली तस्वीर न्यू जर्सी के मोनरो में ओम श्री साईं बालाजी मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में वर्जीनिया के एक मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भारत में उत्साह के साथ आस्था भी खूब देखी जा रही है। चलिए 6 तस्वीरों के जरिए आपको बता दें। पहली तस्वीर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर से सामने आई है, जहां पर विशेष भस्म आरती की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दूसरी तस्वीर है, जहां साधुओं ने हवन किया है। वहीं तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तक पूजा हिरवाड़े ने नमो नमो भारतांबे के जरिए चंद्रयान की सफलता की कामना की है। चौथी तस्वीर में छतरपुर के बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की गई है। पांचवी तस्वीर जम्मू में छात्रों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। वहीं छठी और आखिरी तस्वीर गुजरात से है, जहां सूरत के कड़ोदरा में हनुमान मंदिर में हवन किया गया है। रायबरेली में चंद्रयान की लैंडिंग के 4 लाख बच्चे गवाह बनेंगे, जहां 3000 स्कूलों में लाइव प्रसारण चलने वाला है। आपको बता दें कि शाम 5:15 से 6:15 पर लाइव प्रसारण होगा। प्रोजेक्टर, टीवी और मोबाइल के माध्यम से बच्चे चंदा मामा का दीदार करेंगे। ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए हर कोई उत्साहित है। इतिहास में पहली बार विद्यालय शाम को खुलने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पुलिस ने आज फुल ड्रेस कारकेड रिहर्सल की, जहां राजधानी में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि 4 दिन तक ये रिहर्सल ठीक उसी समय की जाएगी जिस समय विदेशी मेहमानों को एक से दूसरी जगह जाना है। रिहर्सल अलग अलग होटलों से शुरू होकर प्रगति मैदान में समाप्त हुई। इस कारकेड रिहर्सल का रूट दिल्ली ट्रैफिक यूनिट के जरिए तैयार किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को गोवा में समान नागरिक संहिता की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव की बात है और देश के लिए अच्छा उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की महानगरीय संस्कृति में महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त है। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में नारी पुरुष समानता की परंपरा रही है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि गोवा के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या 60% से अधिक है, लेकिन
गोवा के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। गोवा के लिए ये गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। गोवा में रहने वाली सभी समुदाय के महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने वाले कॉमन सिविल कोड यहाँ के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का उदाहरण है। ये कोड हमारे संविधान के निर्देश के अनुरूप है तथा पूरे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है। गोवा के लोगों में उदारता और अतिथि सत्कार की भावना है। साथ ही यहाँ के लोग उत्सव प्रेमी भी होते हैं। गोवा के निवासियों की ये विशेषता पर्यटकों को आकर्षित करने में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने समुद्र तट तथा पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुंदरता। गोवा के भाई बहनों का अतिथि सत्कार देश विदेश में सराहा जाता है। इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करती हूँ। बांग्लादेश से नोएडा आई सोनिया अख्तर जिद पर अड़ी हैं, जहां सोनिया अख्तर पति के साथ रहना चाहती हैं। आपको बता दें कि पति सौरभ कांत ने सोनिया को अपनाने से इनकार कर दिया है। सोनिया का दावा है कि सौरभ कांत ने मुस्लिम धर्म अपनाया था और धर्म परिवर्तन के बाद ही निकाह किया था। तो वहीं सौरभ कांत का आरोप है कि हनी ट्रैप में फंसाकर शादी की गई थी। मामले की एसीपी महिला सुरक्षा जांच कर रही हैं। लखनऊ में अवैध निर्माण में संलिप्तता के शिकायत पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एलडीए प्रवर्तन जोन से सभी सुपरवाइजर हटाए गए और अभियंता अवैध निर्माण की निगरानी खुद करेंगे। आपको बता दें कि सुपरवाइजरों की जगह प्रत्येक प्रवर्तन जोन में 3-3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सिर्फ नोटिस तामील करने का काम करेंगे। क्षेत्र से लगातार सुपरवाइजर की शिकायत मिल रही थी। उपाध्यक्ष ने अवैध प्लांटिंग के खिलाफ महाअभियान चलाने के निर्देश दिए और 15 दिन के अंदर सभी चिन्हित अवैध प्लांटिंग का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बने हुए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 233 अभ्यर्थियों को यहां पर नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस दौरान 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। आपको बता दें, खेल कोटे से इन आरक्षियों की नियुक्ति की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल कार्यक्रम में मौजूद हैं। 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।